नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। काम बंद कर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने किया हड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों पर रखी मांग। शहीद सैनिक को मिले सम्मान, संगठन और समाज ने रखी मांग। संभाग में लगातार हो रही बारिश, नदी नालों का बढ़ा जल स्तर। मौसम ने बदली अपनी रफ्तार, तेज बारिश से किसानों को मिली राहत। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 22 अगस्त को प्रदेश भर में कलम बंद काम बंद धरना का प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में संभाग स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन नेहरू चौक बिलासपुर में किया गया, जहां संगठन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन करने की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार की गारंटी अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते की एरियर राशि का शीघ्र भुगतान करने की भी मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7वें वेतनमान के अनुसार क्रमशः 8, 16, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए। फेडरेशन की प्रमुख मांगों में सहायक शिक्षक और व्याख्याता शिक्षकों को चिकित्सा अधिकारियों की तर्ज पर तीसरा संशोधित वेतनमान देने, भाजपा शासित अन्य राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष से हटाकर शिथिलीकरण करने, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी संविदा स्थायी कर्मचारियों को 300 दिन का अवकाश नकदीकरण देने और पुरानी पेंशन बहाली शामिल है। प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाकर सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जानी चाहिए। साथ ही संगठन ने मान रखी है कि सेवा काल में दिवंगत कर्मचारियों के लिए आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियमित सेवा में लिया जाए। फेडरेशन का कहना है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में संभाग भर के कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। देखिए, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आज का सरकार को ये संदेश दिया है कि कर्मचारी संगठन पूरे जागरूक है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एकदम दृढ़ संकल्पित है मोदी जी की गारंटी को लागू कराने के लिए। परंतु इसके बाद भी यदि सरकार की तरफ से संवादहीनता की स्थिति रहेगी तो ये इतिहास गवाह है। पिछले वर्ष भी, पिछली सरकार में भी हम लोगों ने, कर्मचारियों ने प्रशासनिक लॉकडाउन करके सरकार को ये संदेश दिया और अपनी मांग लड़ के पूरी कराई। इस बार भी अमूमन वो स्थिति ना आए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पे सकारात्मक रुख अपनाएं और मांगों को पूरी करें। उसके बाद भी यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो निश्चित मान के चलिए कर्मचारी संगठन के पास आंदोलन ही एक विकल्प बचता है। आंदोलन का विस्तार होगा। हम पहले ही प्रशासनिक लॉकडाउन करके सरकार को दिखा चुके हैं। पुनः लॉकडाउन की स्थिति आएगी, प्रशासनिक लॉकडाउन, और जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। अपने जो वर्तमान में सरकार है, जब ये विपक्ष में थे तब जब 2023 के जब चुनाव घोषणा पत्र जारी किए थे उसमें उन्होंने मोदी गारंटी के तहत बहुत सारे वादे किए थे। उस घोषणा में मोदी गारंटी के तहत हमारे महंगाई भत्ता जो प्रमुख है उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको ड्यू डेट से पूरी महंगाई भत्ता की राशि दी जाएगी, साथ ही उनकी जो एरियर्स 2019 का उसका भी भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हैं, उनको भी वादा किया था कि इनको रेगुलर किया जाएगा। साथ ही जो आंगनबाड़ी के कर्मचारी साथी हैं उनका भी घोषणा किया गया था। पंचायत सचिव है उनका भी घोषणा किया गया था कि उनको शासकीय नियमित कर्मचारी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर ये जो हमारी गारंटी है उस पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज 100 दिन क्या, मैं तो कहा था 600 दिन से ज्यादा लगभग हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने से सरकार को हम लोग इस संबंध में एक अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। हमने 16 जुलाई को अभी एक पूरा प्रदेश भर में एक ज्ञापन सौंपा था कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए, चर्चा किया जाए। सरकार ऐसा है कि जैसे पिछले सरकार का जो रुख था लगता है उसको ही अपना रहे हैं। सरकार चर्चा के लिए कोई चीज के बुलाना नहीं चाहता। अपने मनमानी ढंग से जो घोषणा होना है, जो महंगाई भत्ता जिसमें प्राप्त होना है उसको ना करके कभी भी घोषणा कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इन सब को लेकर आज पूरे प्रदेश में दूसरी चरण पर आज 22 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में सारे कार्यालय स्कूल बंद करके आज पूरे साथी हमारे इस रोड में। थैंक यू।
प्रदेश भर में 5.5 से 6 लाख कर्मचारी हैं जो आज प्रांतव्यापी हड़ताल में अपने काम बंद कलम बंद को लेकर के हड़तालरत में हैं और ये एक बहुत जरूरी और एक अनिवार्य मांग है। इसको लेकर के हम लोग सड़क पर आज उतरे हैं और जिस तरीके से शासन की तानाशाही रवैया है इसको लेकर के पूरे कर्मचारी जगत में एक रोष और आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर के अभी सारे पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल पर। इसी कड़ी में बिलासपुर में लगभग 30 से 35 हजार से अधिक कर्मचारी हैं जो आज आंदोलन पर हैं। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने रायपुर जिले के गोबरा नवापारा नगर पालिका में 5.30 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 4.80 करोड़ के 11 कार्यों का लोकार्पण तथा 50.20 लाख रुपए के 3 कार्यों का भूमि पूजन शामिल रहा। इस अवसर पर उन्होंने नगर के विकास हेतु 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में श्री साव ने 71 लाख के निर्मित तहसील कार्यालय, 30 लाख से विकसित अटल परिसर, 1.23 करोड़ के व्यवसायिक परिसर, 53,17,000 के सांस्कृतिक भवन सहित 98,78,000 रुपए लागत के स्ट्रीट पोल विस्तारीकरण और सामुदायिक भवनों का लोकार्पण किया। वहीं 28.20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आकांक्षी शौचालय तथा अन्य कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अनुज्ञा पत्र भी प्रदान किया गया और स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया। संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों में गोबरा नवापारा को 23 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिससे क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि अलग राज्य बनने के बाद प्रदेश की दशा और दिशा बदली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटियों को पूरा किया जा रहा है। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक इंद्र कुमार साहू, नगर पालिका अध्यक्ष ओम कुमारी साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला पंचायत के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा विस्तार की। उन्होंने योजना अंतर्गत अपूर्ण आवासों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने, पीएम जन आवासों के निर्माण कार्यों में प्रगति लाने, चेकर वेरिफिकेशन से संबंधित समस्त कार्यों को पूरा करने को कहा है। कलेक्टर ने प्रत्येक पैरामीटर में प्रगति लाने एवं निर्धारित समय में लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला समन्वयक, सहायक अभियंता के साथ जनपद स्तर से समस्त सीईओ, जनपद पंचायत, ब्लॉक समन्वयक, पीओ, मनरेगा, एडीओ सहित समस्त तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 58,483 आवास स्वीकृत हुए, जिसमें से 28,376 आवास पूर्ण हो चुके हैं एवं 30,107 आवास प्रगतिरत है। आवास योजना अंतर्गत आवास 2.0 ऐप के माध्यम से 2,28,336 हितग्राहियों का सर्वे किया गया है। 94,852 हितग्राहियों का वेरिफिकेशन किया जाना था, जिसके विरुद्ध 78,300 हितग्राहियों का चेकर वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया। शेष वेरिफिकेशन का कार्य प्रगतिरत है। इधर सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम लोखंडी में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना सुबह करीब 6 बजे लोखंडी रेलवे ट्रैक पर हुई। हादसे की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान सिंदरी निवासी राजकुमार यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राजकुमार रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ था। उसी समय उसलापुर की ओर से आ रही मेमू लोकल सवारी ट्रेन वहां से गुजरी और उसके चपेट में आने से मौके पर ही राजकुमार की मौत हो गई। सकरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। बता दें, रेलवे विभाग समय समय पर जागरूकता अभियान और चेतावनियां जारी करता है, लेकिन इसके बावजूद लोग रेलवे ट्रैक पर बैठने या गुजरने से बाज नहीं आते। नतीजा, इस तरह के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तलाक के केस में अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस AK प्रसाद के डिवीजन बेंच ने कहा कि मानसिक बीमारी के आधार पर वैवाहिक संबंध रद्द करने के लिए केवल डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, बल्कि पत्नी को मानसिक रोगी बताने के लिए पर्याप्त सबूत जरूरी है और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर की गवाही भी अनिवार्य है। डिवीजन बेंच ने माना कि पति अपनी पत्नी को मानसिक रोगी साबित करने में नाकाम रहा है, लिहाजा तलाक की अपील को नामंजूर की जाती है। दरअसल रायगढ़ निवासी 46 वर्षीय युवक की शादी 3 मार्च 2008 को हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बेटियां भी हुई। इसके कुछ साल बाद पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। फिर 2018 में पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके चले गई। इसके बाद वो वापस नहीं लौटी। इस पर पति ने 2021 में फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के लिए परिवाद पेश किया था। इधर निजी कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में किया गया मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह गैर संवैधानिक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता सिर्फ दरी उठाने का काम करते हैं, जबकि जो लोग दूसरे दलों से आते हैं उन्हें बड़ी कुर्सी और पद मिल जाते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 14 मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा और पूछा कि जब रमन सिंह की सरकार थी तो 13 मंत्री ही क्यों बनाए गए थे। बघेल ने कहा कि भाजपा ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की है। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि अमर अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत जैसे पूर्व मंत्री और विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया। बघेल का आरोप है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जनता के जनादेश से नहीं बल्कि वोट चोरी से बनी हैं। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा सरकार पर और भी कई मुद्दों पर सवाल उठाए और आरोप लगाए। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या को लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। निर्देश के मुताबिक मंत्रिमंडल में केवल 13 मंत्री रखे जा सकते हैं। बावजूद इसके मौजूदा सरकार ने 14 मंत्री बना दिए हैं। यह सीधा सीधा कानून का उल्लंघन और गैर कानूनी है। 14 मंत्री बने, 3 नए मंत्री, मंत्रिमंडल में 3 सदस्य नए बने तो कुल मिला के 14 हो। नए मंत्रियों को हमारी शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि यहाँ 13 से अधिक नहीं रख सकते, क्योंकि हाई कोर्ट का भी आर्डर है। 2018 में जो फैसला आया उसमें 13 मंत्री ही रखने का निर्देश है। संसदीय सचिव भी के लिए भी डायरेक्शन है कि उसमें क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारे डायरेक्शन है जी। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल 13 मंत्री, मुख्यमंत्री और 12 मंत्री। तो फिर ये संशोधन कब हुआ? क्योंकि ये लोकसभा में पारित हुआ है और उसके तहत ये आदेश हुआ है कि 15% रखना है, और छत्तीसगढ़ में 15% मतलब 13.5 में उसमें हाई कोर्ट का भी आदेश है, उसमें केवल 13 है। तो राज्यपाल महोदय से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, दोनों से मेरा सवाल है कि ये 14 का आदेश कब हुआ, मतलब कब लोकसभा में पारित हो गया, या कोई कोर्ट का डायरेक्शन है? और नहीं है तो ये 14 मंत्री बनाए हैं वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और राज्यपाल यदि असंवैधानिक कृत्य करे तो फिर इसकी शिकायत कहाँ की जाएगी? भारतीय सेना के तोपखाना रेजिमेंट में सेवाएं दे चुके जिले के वीर सपूत शहीद वीरेंद्र केवत की उपेक्षा को लेकर पूर्व सैनिक संगठन और मछुआ समाज ने गहरी नाराजगी जताई है। शुक्रवार को ऑन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन बिलासपुर और मछुआ समाज ने संयुक्त रूप से प्रेस क्लब में पत्रवार्ता कर शासन प्रशासन से शहीद की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने की मांग की। संगठन के अध्यक्ष दत्तात्रेय यादव ने बताया कि वीरेंद्र केवत 225वीं मीडियम रेजिमेंट से 65 राष्ट्रीय राइफल्स में डेपुटेशन पर कार्यरत थे। 15 दिसंबर 2006 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रेबन गांव में आतंकवाद सर्चिंग अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट में वे शहीद हुए थे। तब से हर वर्ष उनके गृहग्राम नरगोड़ा सीपत में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होता है। उन्होंने कहा कि शहीद की शहादत की अनदेखी और उपेक्षा दुखद है। सरकार और प्रशासन से मांग की गई है कि नरगोड़ा में शहीद की प्रतिमा और स्मारक बनाया जाए तथा किसी शासकीय विद्यालय अथवा खेल मैदान का नाम उनके नाम पर रखा जाए। इस वर्ष 15 सितंबर को शहादत दिवस पर नरगोड़ा में भव्य समारोह किया जाएगा। जिला निषाद समाज के अध्यक्ष हरप्रसाद ने कहा कि शहीद कैवर्त का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने, इसके लिए स्थायी स्मारक आवश्यक है। कई वर्षों से प्रयासों के बाद शिक्षा विभाग ने नरगुड़ा शासकीय स्कूल का नाम शहीद वीरेंद्र कैवत के नाम पर करने की पहल की है। इसी विद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की थी। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी जयराम सिंह, मुकेश साहू, गोपाल, मोहनलाल जांगड़े, राजकुमार कोसले और समाज के अन्य पदाधिकारियों ने भी विचार रखे। सभी ने एक स्वर में शहीद के नाम पर स्मारक निर्माण की मांग दोहराई है। देश की सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरेंद्र कैवत के नाम पर स्कूल तो लगभग जिला शिक्षा अधिकारी से आश्वस्त मिल गया है, पर हम ये चाहते हैं कि उनकी भव्य मूर्ति लगे, जैसे महापुरुष की लगती है। अब महापुरुष की गिनती आएगा वो, क्योंकि वो शहीद है, भारत सरकार की बिलासपुर जिले की एक इकलौता शहीद है, इसलिए उनकी नाम में भव्यता आना चाहिए। और साथ ही उस नरगोड़ा ग्राम को शहीदी ग्राम घोषित किया जाए, ताकि वीरेंद्र कैवत के परिवार के साथ उनके परिवार को भी, एक उनके गांव को भी सारी चीज की सहूलियत मिले। और साथ ही वहाँ एक क्रिकेट मैदान है जिसे वीर शहीद वीरेंद्र कैवत के नाम में किया जाए। और हम चाहते हैं कि सीपत चौक में भी शहीद वीरेंद्र कैवत की प्रतिमा लगे। यही हमारी समाज की मांग है।
आगामी 15 सितंबर 2025 को शहीद वीरेंद्र कैवर्त का शहादत दिवस है। सन 2006 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रेवन गांव में शहीद हुआ था। आतंकवादियों द्वारा बिछाए हुए आईडी एक्सप्लोजिव में ब्लास्ट में शहीद हुए थे। उसी की शहादत को याद करते हुए इस वर्ष जो होने वाला है शहादत दिवस, वो 20वें शहादत दिवस है। उसको हम लोग पूर्व सैनिक समाज, जिला सैनिक बोर्ड, कैवर्त निषाद समाज, ग्रामवासी, ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को करेंगे, जिसका सामान्य रूपरेखा ये बनाए हैं कि शहर के दिलासादाई के मूर्ति से रैली प्रारंभ करेंगे और नरगोड़ा गांव तक जाएगा। रैली वहां पहुंचते ही वहां पर राष्ट्रगान, छत्तीसगढ़ गान होने के बाद में प्रबुद्धजनों का उद्बोधन होगा। उसके बाद कार्यक्रम को विसर्जन करेंगे। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता अगली खबर की ओर। रायगढ़ में रुक रुक कर हो रही बारिश ने हालात बदल दिए हैं। केलो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते डैम प्रबंधन ने 4 गेट खोलने पड़े। गेट खोले जाने के बाद चक्रपथ मार्ग पर पानी आने की आशंका जताई जा रही है। रायगढ़ में पिछले 17 घंटों से जारी रुक रुक कर बारिश ने जनजीवन प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कहीं गली मोहल्लों में आवागमन ठप हो गया है, तो वहीं किसानों के चेहरे बारिश से खिले हैं। लेकिन शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। केलो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक रात से डैम में भारी मात्रा में पानी पहुंचा है। सुबह से जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद एहतियातन 2 चरणों में 4 गेट खोले गए। अभी भी नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है और अधिकतम सीमा के आसपास पहुंचने पर और गेट खोले जाने की संभावना है। 4 गेट खोले जाने के बाद चक्रपथ मार्ग पर पानी आने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि एहतियात बरतें और अनावश्यक रूप से नदी किनारे या डैम के आसपास ना जाएं। इसी बीच बेला दुल्हा राप्ता पुलिया के पास लोगों की लापरवाही भी देखने को मिली। पुलिया के नीचे तेज बहाव के बावजूद लोग पैदल और वाहनों के साथ आवाजाही कर रहे हैं। यहाँ तक कि 4 पहिया वाहन भी पुलिया से
गुजर रहे हैं। यह स्थिति कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। एक तरफ लंबे अंतराल के बाद हुई बारिश से किसान खुश है, वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ते जलस्तर और लापरवाही से लोग खतरे को दावत दे रहे हैं। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। तो डैम में कल रात से काफ़ी पानी आया है और आज सुबह से लगातार जो है जल स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। इस वजह से सुबह दो स्टेप में 4 गेट खोले गए थे कुल। अभी भी निरंतर जो है जल स्तर बढ़ रहा है। तो जिस प्रकार से जल स्तर है उसका जो अधिकतम सीमा है उसके आसपास पहुंचने पर फिर और गेट खोले जाएंगे। सर, क्या जो तटीय किनारे जो लोग बसे हुए हैं उसको उस पर क्या कहेंगे सर? तटीय किनारों वालों रिवर प्रोफाइल में ही पानी जाएगा। तटीय किनारों वालों के लिए कोई वो वाली बात नहीं। जैसे 2 गेट और खोलेंगे तो बहाव चक्रपथ में आ सकता है पानी, चक्रपथ में पानी ओवरफ्लो होके आ सकता है, तो उसका आवागमन के लिए। लेकिन ये तब होगा जब और गेट हम खोलेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली। अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात का खतरा है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खुले मैदान, पेड़ या असुरक्षित स्थानों पर ना रुके और पूरी सावधानी बरतें। इसके साथ ही विभाग ने प्रदेश के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग शामिल है। यहाँ अगले कुछ दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और मध्यम बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। फेडरेशन ने न सिर्फ महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति और नियमितीकरण जैसे अहम मुद्दों को उठाए हैं, बल्कि पिछले 4 दिनों से चल रही एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को भी जायज ठहराते हुए समर्थन दिया है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के निर्देश पर रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम से विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। सामूहिक अवकाश लेकर इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। उनका कहना है कि लंबे समय से समस्याओं के समाधान का इंतजार किया जा रहा है। ज्ञापन पत्र में उल्लेख किया गया कि कर्मचारियों को केंद्र के अनुरूप महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिले, वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियस का भुगतान हो, वेतन विसंगतियों का निपटारा किया जाए और नगर निगम कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसी तरह सहायक शिक्षकों और ग्रेड 3 कर्मचारियों को स्थायी वेतनमान देने, कर्मचारियों को बीमा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करने और मृत आश्रितों को नौकरी में अतिरिक्त आयु सीमा का लाभ देने की भी मांग की गई। इसके अलावा पेंशन गणना में अवकाश वेतन छोड़ने, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेंशन सुविधा और स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़ी विसंगतियों के निराकरण पर भी जोर दिया गया। फेडरेशन ने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को भी जायज ठहराते हुए कहा कि बीते 4 दिनों से स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर अधूररत है। इन मांगों की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके चलते स्वास्थ्य विभाग सहित कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप पड़ रहा है और हर विभाग में सन्नाटा पसरा है। फेडरेशन ने ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अपील की है कि सभी मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिल सके और प्रदेश में सामान्य स्थिति में सारी चीजें चलती रहे। 11 सूत्री मांगों को लेकर आज सामूहिक अवकाश लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में आज शामिल हैं और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। पिछले चरण में हमने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सरकार से संवाद करने की कोशिश की। अपनी मांगों के समर्थन में कई चरणबद्ध आंदोलन भी किए, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए हम इसके द्वितीय चरण में आज 11 सूत्री मांगों को लेकर धरनारत है। प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा? हाँ, जब तक सरकार हमारे प्रतिनिधिमंडल से हमारी 11 सूत्री मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार।